अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 5 में। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक हैं उनमें हमारे पास कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर में यूज़ेबिलिटी एंड क्वालिटी है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HCI है और डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग ऑफ HCI। ये 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि क्वालिटी किसी भी चीज़ की जो सक्सेस होती है वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। जब तक किसी भी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो तब तक हम उस चीज़ की सक्सेस नहीं हासिल कर सकेंगे, हम अपने गोल में फुलफ़िल नहीं होंगे, हम अपने आउटपुट को हासिल नहीं कर सकेंगे, हम अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा जो जितना भी मटेरियल लगा है, जितना पैसा लगा है, जितना टाइम वेस्ट हुआ है, टाइम लगा है, वो सब की सब चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्वालिटी की डेफिनेशन भी कुछ 2-3 साइंटिस्ट ने अलग अलग लिखी है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, करैक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग, कि इनके लिहाज से क्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो किसी भी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होती हैं, किसी भी चीज़ की। उसके बाद क्वालिटी इज़ अ प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी and dependability at low cost and suited to market, defined by एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग के लिहाज से इसकी डेफिनेशन ये है कि अब कोई भी कस्टमर तो यही चाहेगा कि जब भी मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊँ तो क्वालिटी मुझे अच्छी से अच्छी मिले और कॉस्ट मुझे लो से लो मिले। तो इसके एडवर्ड डेमिंग ने भी यही तारीफ़ किया कि क्वालिटी के लिहाज से डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी और डिपेंडेबिलिटी ये होनी चाहिए कि कॉस्ट जो है वो बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए और इसमें जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी है कि क्वालिटी इज़ द टोटल कंपोजिट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है कि मार्केटिंग होनी चाहिए। मार्केट में जो भी हम चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी मार्केटिंग में कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसका लेवल होना चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा स्टाफ करता है, करनी इस तरीके से है कि हमारे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हमारा जो प्रोडक्ट है वो मीट करना चाहिए, उन पे फुलफिल आना चाहिए। हमारे जो आउटपुट्स हैं वो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करें। और चौथा हमारे पास जो इसका करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस इसकी किसी भी चीज़ की सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बाद मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास यूज़ेबिलिटी का है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ द क्वालिटी एंड यूज़ेबिलिटी इन द सॉफ्टवेयर रेफरेंस, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसके रिलेशनशिप को समझने के लिए वही डेफिनेशन हम दोबारा से दोहराएंगे कि हमारे पास था एक्सटेंड टू विच अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एग्जिबिट दीज करैक्टरिस्टिक्स। ये हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये फंक्शनैलिटी हमने ऐसे ये राइट फंक्शंस अपने प्रोग्राम में देने हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाए, जो हमारे कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करे, हमारे गोल्स को टारगेट करे और हमारी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफ़िल हो जाए। उसके बाद रिलायबिलिटी के हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होगा और बिल्कुल इजी टू लर्न होगा और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। यूज़ेबिलिटी बार बार एक ही चीज़ आई जा रही है कि एफिशिएंसी होगी, इफ़ेक्टिवनेस होगी, उसके बाद मेंटेनेंस होगी, और ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HCI। अब एवोल्यूशन ऑफ HCI में यह है कि अब कोई भी जो चीज़ है, कोई भी डिपार्टमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होता है। तो जब इसको हम सब डिवीज़न में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमारी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HCI होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि सबसे पहले हमारे पास जब मेडिसिन की फील्ड थी तो एक ही डॉक्टर था जो सारे के सारे मरीज़ों को, हर किस्म के मरीज़ों को चेक कर लेता था। लेकिन जब इसमें एडवांसमेंट आई तो आस्ता हर एक जिस्म के हिस्से के लिए स्पेशल डॉक्टर्स जो थे वो
बनने शुरू हो गए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की, और हर किसी चीज़ की, हर एक जिस्म के अज़ा के अलग अलग हमारे पास डॉक्टर्स आजकल मौजूद हैं। जैसे अब अगर आपको दिल की कोई बीमारी है तो उसके लिए जो डॉक्टर है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। उस अगर हमें आपको कोई ब्लड में डिजीज़ है तो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास है वो हमारे पास हेमाटोलॉजी, इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं। तो इसलिए हमारे पास अब HCI में भी बिल्कुल ऐसी है कि एवोल्यूशन ऑफ HCI में, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HCI में हमारे पास ये है कि HCI हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, लेकिन जब इसमें इसकी लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, इस पर एडवांसमेंट की, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स इसमें जो थे वो ईजाद हो गई। जैसे अब इसमें डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, फ़िलासफ़ी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आस्ता आस्ता डेवलप की गई। तो ये हमारे पास सब ग्रुप्स हैं, इन सब को कंबाइन करें तो इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HCI कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ HCI। इसमें टिकटिंग सिस्टम है हमारे पास। ये एक एग्जांपल है कि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट करें कि अब आप PIA में सफ़र करना चाहते हैं तो उसकी आपने जब टिकट लेने जाएंगे तो स्टार्टिंग में ये था कि जब आप ऑफिस में जाते थे तो वो सबसे पहले कॉल करके एयरपोर्ट पे या उसके पायलट से पूछते थे कि हमारे पास एक कस्टमर आया है, इसके पास ये इस टाइम पे फ़लाँ जगह पे जाना चाहता है, तो क्या इसके लिए कोई सीट अवेलेबल है। तो इस पे काफ़ी सारा इंतज़ार भी कस्टमर को करना पड़ता था, क्योंकि फ़ोन सर्विस जो थी उस पे रिप्लाई का भी इंतज़ार करना पड़ता था। तो उसके बाद जब इसमें एडवांसमेंट आई तो आजकल तो इतना एडवांस सिस्टम है कि लोग घर बैठे ही अपनी टिकट्स को ये बुकिंग करवा लेते हैं। उन्होंने यही एडवांसमेट की थी कि हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी वजह से हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकें और हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, कस्टमर को भी ज़्यादा वेट ना करना पड़े कि कौन से टाइम की फ़्लाइट है, कौन से टाइम की, कब इसने कहाँ से कहाँ तक जाना है, और कस्टमर को भी आसानी होगी और हमारा भी टाइम बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ HCI। इसमें हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइमिंग के बारे में, जॉब के डिज़ाइन के बारे में, पॉलिसीज़, रोल्स एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या बिहेवियर होते हैं, ट्रेनिंग कैसी होती है अपने स्टाफ की। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के लिए लाजमी होती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी होती हैं कि इन्वायरमेंट में हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे ज़्यादा शोर तो नहीं है, ज़्यादा हीटिंग तो नहीं है, लाइटिंग का जो कॉम्बिनेशन है या वेंटिलेशन वगैरह वो बिल्कुल प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं या नहीं। हमारा जो इन्वायरमेंट है सिटिंग का वगैरह का, कि यहाँ पे आके लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के जो फैक्टर हैं इनमें स्ट्रेस, हेडेक्स वगैरह देखी जाती हैं कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी को कोई जहनी दबाव का शिकार तो नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मेडिकली या फिज़िकली। उसके बाद यूज़र के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी मैनेजर जब अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है तो उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि अब उसे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है उसके एम्प्लॉयज़ की तरफ से मिलेगा। तो उसके बाद आउटपुट डिस्प्लेस, डायलॉग्स, स्ट्रक्चर्स और कलर्स, आइकन, कमांड, ग्राफिक, नेचुरल लैंग्वेजेस वगैरह ये सारे यूज़र के इंटरफेस हैं। कंफर्ट लेवल में हमें सिटिंग की रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखनी होती हैं कि क्या ये चेयर्स या टेबल्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है बैठने के लिए, इनका इन्वायरमेंट वगैरह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टास्क के फैक्टर है हमारे पास, कंस्ट्रेंट्स हैं, सिस्टम फंक्शनैलिटीज़ हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस वगैरह, और ये जो प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ HCI कहलाते हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ HCI ही हैं। इनमें लिंग्विस्टिक्स सबसे पहले है। इसमें एक स्टडी
साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कि हमने कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज को जब डेवलप करना है तो उसके लिए हमें साइंटिफिक की स्टडी करनी पड़ेगी लैंग्वेजेस की, जिसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें आइडिया देती है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर के हमें ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर है, घर में कैसा है, बाहर अपने दोस्तों के साथ कैसा है, रिश्तेदारों के साथ कैसा है, अपने माशरे में कैसा उसका बिहेवियर है। ये इन सब के बारे में स्टडी को हम फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंजीनियरिंग है। ये तीनों की दोनों एक ही काम करती हैं और ये काम करती हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट्स, कि हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस को इस्तेमाल करके किस तरह से अपने प्रोडक्ट को इजीली और बिल्कुल आसानी से और कम से कम टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।